जय हिंद दोस्तों। अमेरिकन नेवी ने 14 भारतवासियों का जान बचा लिया, ऐसा आज एक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। और ये जो इंसिडेंट है ये ओमान के पास हुआ। एक शिप में आग लग गई थी और यूएस की नेवी ने रक्षा कर लिया, ऐसा आज एक खबर आया है। इस पे भी हम बात करेंगे। लेकिन आज ही के दिन अमेरिका के अंदर रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ने मिलकर भारत के FCRA बिल की जो अमेंडमेंट अभी होने वाला है, जहां पे जो भारत के अंदर मिशनरीज हैं, जो NGOs हैं, जो भारत के अंदर एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ यहां पे जो एक्शन लिया जा रहा है उसको रोकने के लिए आवाजें उठ रही हैं अमेरिका के अंदर। आज ऐसा एक नया रिपोर्ट सामने आया है और आज ही के दिन RSS के चीफ ने वापस ये बात अब कह दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टॉक्स होने चाहिए। जी हां, आज वापस उन्होंने कहा। और इन सब के बीच में आज बांग्लादेश का जमात ने भारत के हाई कमिश्नर जो हैं उनको वहां पे क्लैरिफिकेशन मांगा, क्योंकि दिनेश त्रिपाठी जी ने एक बात कह दी जो खौफ में उसने डाल दिया बांग्लादेशियों को। जी हां, अब ऐसी कौन सी बात उन्होंने कही, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और लेकिन नेपाल का फॉरेन मिनिस्टर अब चाइना पहुंच चुका है। जी हां, भारत का विजिट के बाद में तुरंत अब चाइना पहुंच गया और वहां पे उसको चाइनीज लोग बहुत ज्यादा प्रश्न पूछ रहे हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस को लेके, रेयर अर्थ मिनरल्स को लेके। यहां पे भारत के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। लेकिन पाकिस्तान के पास बलोचिस्तान ने भयंकर एक्टिविटी शुरू कर दी है। आज उन्होंने पूरा एक प्रेस स्टेटमेंट अनाउंस कर दिया है कि पिछले 12 दिनों में उन्होंने कैसी बैंड बजाई है मुन्नी की, आसी मुनीर की। और इन सब के बीच में यूएस और ईरान के बीच में एक पीस डील होने वाला है, ऐसा झूठा अफवाह फैलाया जा रहा था पिछले 2 दिन से। आज वो ठप होते हुए दिख रहा है। वहां पे क्या चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू मंदिरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आज मल्टीपल लोकेशंस पे हमले हुए और अब वहां पे एक सनातन कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए एक मार्च निकाला जा रहा है। भयंकर चीजें हो रही है रंगपुर में, और ये रंगपुर में ये सारी चीजें हो रही हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन भारत ने अब रशिया से तेल ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया। जी हां, अब आज एक रिपोर्ट आई है कि मई महीने में अब तक का सबसे हाईएस्ट रशियन ऑयल हमने खरीदा है। और जैसे ही ये पीस टॉक्स चल रहे हैं ईरान के अंदर, इजराइल ने हमले शुरू कर दिए हिजबुल्लाह के ऊपर, तो ये पूरा जो पीस है ये कोलैप्स हो चुका है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अब अरेबियन सी में आ चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा और बहुत सारे और अपडेट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। इसके लिए लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, क्योंकि देखिए जो इंफॉर्मेशन मैं आपसे अगले 30 मिनट के अंदर शेयर करूंगा वो इकट्ठा आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, MSV विराट 1 जो है वो इंडियन फ्लैग्ड वेसल है जो गल्फ ऑफ ओमान के पास, ओमान के तट से 80 नॉटिकल माइल्स दूर था, रास अल हद ओमान में जो है वहां से। अब माना जा रहा है ये जो वेसल है ये मुंबई की तरफ आ रहा था वहां से, और उतने में ही उसका इंजन जो है वो फेल हो गया और वो शिप डूब रहा था। और फिर अमेरिकन नेवी का P-8 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, उसने एक लाइफ राफ्ट ड्रॉप किया वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। और फिर इंडियन नेवी को भी वहां बुलाया गया और कुछ ओमानी अथॉरिटीज भी वहां पे आए और इन सब ने मिलके वहां से उन लोगों को रेस्क्यू किया। इनफैक्ट एक और मर्चेंट वेसल था MV जबाल अली 9, उसको भी वहां पे बुलाया गया ये रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। अब यहां प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि अगर यहां पे ये सिर्फ इंजन फेलियर था तो फिर वो जहाज डूबने पे क्यों आ गया? अगर इंजन फेल हो जाता है तो जहाज डूबता नहीं है, अगर इंजन फेल हो जाता है तो जहाज आगे नहीं बढ़ता। तो यहां पे ऐसा कौन सा इंजन फेलियर हो गया जो जहाज डूब रहा था और उनको रेस्क्यू करने की नौबत आ गई, और उसी रीजन में यूएस का पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट क्या कर रहा था? तो इन चीजों पे अब प्रश्न उठ रहे हैं, हालांकि कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया अभी। वैसे मैं एक बात बता दूं, ये कोई बहुत बड़ा ऑयल टैंकर नहीं था, ये सिर्फ एक कार्गो वेसल था और कोई बड़ा वेसल भी नहीं था, छोटा वेसल था। लेकिन फिर भी प्रश्न तो यहां पे पूछा जा रहा है क्योंकि ये इंडियन फ्लैग्ड वेसल था। और देखिए, मोदी जी इस समय फ्रांस में है। इनफैक्ट हमारा पूरा डेलीगेशन नीस में है, वहां पे आज उन्होंने कुछ भाषण भी दिया। वहां पे जयशंकर जी देखे गए, अजीत डोवल जी देखे गए। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि बॉडी लैंग्वेज इनका वहां पे ठीक नहीं था और टेंस लग रहे थे। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। और फ्रांस में भारत इनोवेट की इनॉग्रेशन हुई आज। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, वैसे तो बहुत सारी बातें कही गई लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज थी। मैक्रोन ने आज ये दावा किया कि फ्रांस एकमात्र यूरोपियन देश है
जो अपना खुद का LLM मॉडल बना रहा है AI का। अमेरिकन और चाइनीज बना रहे हैं और फ्रांस एकमात्र देश है। और उसने ये कहा कि भारत के साथ अब वो इसमें काम करना चाहता है मैक्रोन। आपको नोट करने वाली बात है, क्लॉड ने, अमेरिकन कंपनी ने अब भारत ही नहीं पूरे विश्व से कुछ नए मॉडल्स शेयर करने से मना कर दिया है। तो इस समय भारत के अंदर एक तरफ से एक एंग्जाइटी पैदा हो चुकी है कि क्या अमेरिका आगे जाके AI मॉडल्स को रिस्ट्रिक्ट कर देगा भारत के लिए। तो अब फ्रांस का ये जो स्टेटमेंट है, उनका मिस्ट्रल AI नाम का है, हालांकि इसमें भी कुछ अमेरिकन इन्वेस्टर्स ही हैं, वो एक अलग बात है, अलग टॉपिक है। लेकिन कहने का पॉइंट यहाँ यह है कि फ्रांस और भारत के बीच में यहाँ AI LLM को लेके कुछ चीजें चल रही है। देखिए, इसके बारे में मैंने कुछ हफ्ते पहले ही आपको बता दिया था जब मार्को रूबियो आए थे कि अमेरिका के अंदर इस समय भारत का जो FCRA बिल है, जहां पे जो फॉरेन NGOs जो भारत के अंदर जो फंडिंग लेके आते हैं और यहाँ पे खास करके क्रिश्चियन मिशनरीज भारत के नॉर्थ ईस्ट में खास करके जो रिलीजन स्प्रेड करने के नाम पे बहुत सारे CIA एजेंट्स को भी लाते हैं, जहां पे वो मणिपुर और बहुत सारे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों के अंदर जाके डिस्टेबलाइजेशन ऑपरेशंस करते हैं, उसको रोकने के लिए, उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने के लिए सरकार ने FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का जो एक अमेंडमेंट ला रहा है हमारा सरकार, कुछ ही हफ्तों में वो इनफैक्ट मॉनसून सेशन में रखा जाएगा। उसके खिलाफ अमेरिका के अंदर आवाजें उठने लगी हैं। जी हां, आज एक और रिपोर्ट आया हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर, जहां पे ये बताया जा रहा है कि जो सेनेट का फॉरेन रिलेशंस कमिटी है, उसके अंदर जो रिपब्लिकन्स हैं और डेमोक्रेट्स हैं, दोनों ने ही बोला है कि अमेंडमेंट्स डीपली कंसर्निंग है। मतलब इस समय हम क्या कर रहे हैं, जो भी फॉरेन NGOs हैं, अगर वो पैसों का जो कोई भी अगर हेरा फेरी निकला तो हम प्रॉपर्टी सीज कर सकती है हमारी सरकार इन NGOs का। तो इसको लेके हड़कंप मच चुकी है अमेरिका के अंदर, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को रिक्वेस्ट किया है कि आप इस पे एक्शन लें भारत के खिलाफ, क्योंकि ट्रंप हमेशा ये बोलता है कि अमेरिकन को रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्ट करना होगा, खास करके क्रिश्चियनिटी को, और अब भारत ऐसी हरकत कर रहा है तो हमें ट्रंप को ये कंप्लेन करना चाहिए, ऐसी बातें हो रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिपब्लिकन से आवाजें आ रही हैं, डेमोक्रेट्स भी ये बात बोल रहे हैं। और उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका का शेयर्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है और स्ट्रॉन्ग पीपल्स टू पीपल्स टाइज हैं, और हमारा सिविल सोसाइटी को हमें ऐसे तोड़ना नहीं चाहिए। अब पीपल्स टू पीपल्स टाइज का मतलब क्या सिर्फ रिलीजियस कन्वर्जन ही होता है? क्या उसके बाहर पीपल्स टू पीपल्स टाइज नहीं हो सकते? और शेयर्ड डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का मतलब क्या होता है? क्या सिर्फ NGOs के नाम पे डेमोग्राफिक चेंजेस कराना, हथियार का सप्लाई करना, कोवर्ट ऑपरेशन करना, क्या ये होता है डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का शेयर करना? और ये इंटरव्यू हिंदुस्तान टाइम्स के लोगों को लिया। अब ये हिंदुस्तान टाइम्स वाले क्यों ये इंटरव्यू उनसे जाके पूछ रहे हैं? क्या उनको कोई मैसेज देने के लिए बोला जा रहा है या क्या है? और मैं आपको याद दिला दूं, मार्को रूबियो कोलकाता में जाके मिशनरीज ऑफ चैरिटी से मिले थे। हमने इस चैनल में 2-3 वीडियो भी बनाया उसके बारे में, कैसे नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, एक जोलैंड बनाने की कोशिश कर रहा है, नया देश बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, मैं यहाँ पे लिंक डाल रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो है वो, मिस मत कीजिए, आप लिंक पे क्लिक कर दीजिए। और इस समय ऐसी बातें हो रही हैं कि भारत में क्रिश्चियंस का शोषण हो जाएगा अगर FCRA का अमेंडमेंट हो जाएगा। क्या लॉजिक है भाई? अगर फॉरेन फंडिंग अगर नहीं आएगा तो उसमें शोषण कैसे होगा? रिलीजियस फ्रीडम है भारत के अंदर, सबको कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस कर सकता है, इससे फॉरेन फंडिंग का क्या संबंध है? देखिए, यहाँ पे पॉइंट ये है कि अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। अगर कोई भी सरकार एक उंगली देगा अमेरिकन को तो वो पूरा हाथ खींच लेंगे। तो यहाँ पे एक रेड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। और आज RSS के चीफ मोहन भागवत जी ने भी एक अजीब सी बात कही। अब कुछ ही हफ्तों पहले होसबले जी ने एक बात कही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में टॉक्स होनी चाहिए। आज इन्होंने क्लैरिफाई किया, लेकिन क्लैरिफाई करने के चक्कर में उन्होंने बात तो वही की। अब उन्होंने आज ये कहा कि जो होसबले जी ने कहा उनका मिस इंटरप्रिटेशन हो गया था। उनका मतलब ये था कि पीपल्स टू पीपल टॉक होना चाहिए, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स नहीं होना चाहिए। इस बात पे हम सरकार के साथ है, ऐसा आज ये सो कॉल्ड क्लैरिफिकेशन किया मोहन भागवत जी ने। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान को अगर हम इतना ठोक, मतलब ये एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है लेकिन मैं आपको मीनिंग बता रहा हूं। उन्होंने कहा इफ पाकिस्तान डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर, मतलब अगर उनको इतना ठोक देंगे कि वो बियॉन्ड रिपेयर हो जाएंगे, फिर पाकिस्तान से जो लोग हैं, जो रेफ्यूजीज होंगे, वो भारत की तरफ ही आएंगे भाग के, और हमें उनका ख्याल रखना पड़ेगा। और अगर वो नहीं हुए तो वो उनके देश में
वो चरमरा जाएंगे तो फिर भी यहाँ पे भारत के ऊपर इम्पैक्ट गिरेगा, पता नहीं कैसे, बट उन्होंने ये बात आज कही। और फिर बहुत ही अजीब बात कही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं जो आरएसएस की तारीफ करते हैं, जी हाँ, प्रशंसा करते हैं। जी हाँ, ये बात उन्होंने एक्चुअल में कहा आज। पता नहीं, हम लोग तो इस चैनल में रोज ट्रैक करते हैं पाकिस्तान को पिछले 6-8 महीनों से, रेगुलर सब्सक्राइबर्स को पता होगा, हमने तो कोई ऐसा स्टेटमेंट देखा नहीं जहां आरएसएस की तारीफ की जाती है। पता नहीं ये कुछ अलग न्यूज देखते हैं शायद। आई थिंक उनको एम जियोपॉलिटिक्स तो देखना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन पाकिस्तान हु बिलीव द पार्टीशन ऑफ भारत वाज रॉन्ग। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो ये मानते हैं कि भारत का पार्टीशन होना नहीं चाहिए था, और बहुत सारे जर्नलिस्ट प्रशंसा भी करते हैं। और अभी ना पाकिस्तान के अंदर एक अंडर करंट है जहां पे वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, टू नेशन थ्योरी के खिलाफ हैं, और वो ये बोल रहे हैं कि हमें साथ में ही रहना चाहिए था। और फिर उन्होंने कहा अगर आगे जाके वॉर होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत अगर हरा देता है पाकिस्तान को बियॉन्ड रिपेयर, तो फिर वो रेफ्यूजी हैं वो भारत के पास ही आएंगे, इसलिए हमें दरवाजे खुले रखने पड़ेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि वी आर नॉट लाइक हिटलर, हम कोई हिटलर थोड़ी हैं, ये हमारा नेचर ही नहीं है, दिस इज नॉट इन आवर नेचर, और इसलिए हमें दरवाजे ओपन रखना चाहिए और हमें अन्याय और टायरनी नहीं अपनाना चाहिए, हमें अच्छा बनना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंडिपेंडेंट पॉलिसी नहीं है, वो सरकार के साथ खड़ी है आरएसएस, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत ही अजीब बात है। अब होसबले जी अमेरिका गए थे 2 महीने पहले, और अमेरिका से आने के बाद तुरंत बाद उन्होंने अजीब सी बात कही कि पाकिस्तान के साथ बात होना चाहिए। अब आरएसएस के चीफ भी मोहन भागवत जी भी आज यही बात कर रहे हैं। तो चल क्या रहा है यहाँ पे? और कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले, पाकिस्तान का एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मोहिद यूसुफ, ठीक है, जब हमने आई थिंक बालाकोट स्ट्राइक्स किए थे तब ये एनएसए था उस टाइम पे, आई थिंक सो, बेसिकली एक्स एनएसए है, वो ये बोल रहा है कि पाकिस्तान को भारत से रिश्ते सुधारना चाहिए अपने खुद के इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए और अपना रीजनल ट्रेड एम्बिशंस बढ़ाने के लिए। और उसने ये बोला पाकिस्तान का फ्यूचर अमेरिका के ऊपर निर्भर नहीं करता या चाइना के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो भारत के ऊपर निर्भर करता है। जी हाँ, जाहिल जिहादी पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक्स मोहिद यूसुफ, जो कुछ साल पहले तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, वो बोल रहा है ये बात। तो यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या यहाँ पे पाकिस्तान को ये बात समझ में आ गया है कि उनको अब उनकी हालत खराब हो गई है, तो कुछ सालों के लिए उनको पैसे चाहिए, इसके लिए भारत के साथ नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज करना चाहते हैं, और उन्होंने अपने नाजायज बाप डोनाल्ड ट्रंप को, मुन्नी ने बोल दिया ये बात, और फिर ट्रंप ने वहां से कुछ प्रेशर लगाया। ऐसी कोई चीज चल रही है यहाँ पे, या क्या चल रहा है यहाँ पे? ऐसे स्पेकुलेशंस इस समय सोशल मीडिया में उठ रही है। और सस्पिशियस चीज तो ये है कि होसबले जी ने कहा, आरएसएस के चीफ ने कहा, और पाकिस्तान का एक्स नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी बोल रहा है, और अब पिछले 1 महीने में वायरल वीडियोस भी ज्यादा हो रहे हैं पाकिस्तान से, उनका नजम सेठी, ये लोग सब भी बोल रहे हैं कि हमारा एक सिविलाइजेशन था, कभी इंडस वैली को अपना बोल देते हैं। तो यहाँ चल क्या रहा है? लेकिन ये भी एक बात है, पिछले बार भी जब होसबले जी ने बोला था, तुरंत राजनाथ सिंह जी ने स्टेटमेंट देके क्लैरिफाई कर लिया था कि हमारा स्टांस चेंज नहीं हुआ है। तो वो भी एक एंगल है। देखिए, मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था, भारत आने के बाद म्यांमार का प्रेसिडेंट जो है वो चाइना चला गया था। पहले भारत आया, उसके कुछ ही दिन बाद चाइना चला गया था। आज खबर यह है कि नेपाल का फॉरेन मिनिस्टर भारत आए थे, अब वो चाइना चले गए, खनाल जो है। तो एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, जो भी पड़ोसी हैं पहले भारत आ रहे हैं, फिर चाइना जा रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश, लेकिन कंगलू तारिक रहमान पहले चाइना जा रहा है, और भारत आएगा नहीं आएगा ये अभी तक पता नहीं है। तो वो एक अलग चीज है। लेकिन खैर, पॉइंट यहाँ ये है कि नेपाल का जो फॉरेन मिनिस्टर वहां जा रहा है, अब अंदर की खबर है, अंदर की तो क्या खबर है, ये काठमांडू पोस्ट रीड कर रहा हूं मैं आपके सामने। तो बेसिकली माना जा रहा है कि चाइनीज ऑफिशियल्स ने नेपाल के सरकार को कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि नेपाल अब थोड़ा बहुत कुछ ज्यादा ही यूएस के तरफ जा रहा है, और ये बात चाइनीज ऑफिशियल्स को अच्छी नहीं लग रही है। और एक चौंका देने वाली बात सामने आई है कि चाइनीज ऑफिशियल्स ने ये कहा कि आप अमेरिका को इस रीजन के अंदर लेके आ रहे हो। दरअसल मैं आपको एक याद दिला दूं, इस चैनल में हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि कैसे नेपाल इस समय अमेरिका को मुश्तांग रीजन के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स का, जी हाँ, यूरेनियम पाया गया है नेपाल के अंदर, मुश्तांग रीजन के अंदर, और नेपाल अमेरिका के साथ एक सीक्रेट एग्रीमेंट साइन कर रहा है इस समय, ऐसी खबरें आ रही है। अब ये सीक्रेट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ ही दिन पहले जब जो सुशीला खिरकी जी जो थी ना, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर थी, उनको पूछा गया था कि ऐसा कोई डील आपने साइन किया था, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। लेकिन मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो
जब इंटरिम की सरकार थी तब उस टाइम पे साइन हो गया था। अब ये CIA के लोगों ने करवाया है, वहां पे लोगों के अंदर की क्या है ये हम आगे एक्सप्लोर जरूर करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये जो एरिया है, मुस्तांग का जो रीजन है, इसमें 10 किलोमीटर का लंबा और 3 किलोमीटर की चौड़ाई वाला जो एरिया है, लोमांथांग रीजन, इसके अंदर यूरेनियम पाई गई है। और अमेरिका ने एक $500 मिलियन का, जी हाँ, $500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया था पिछले 2 सालों के अंदर, MCC नाम का, मिलेनियम चैलेंज कोऑपरेशन नाम है MCC प्रोजेक्ट। अब इसके तहत क्या है कि नेपाल के अंदर AI डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे और उन डेटा सेंटर्स के लिए और जो माइनिंग एक्टिविटीज होंगी यूरेनियम के लिए, उनके लिए जो एनर्जी है वो एनर्जी नेपाल के अंदर पावर प्लांट से आएंगे और वो पावर प्लांट्स ये MCC प्रोजेक्ट के द्वारा आएंगे। और भारत के तरफ से जो हमारा गोरखपुर से लेके नेपाल तक एक 120 किलोमीटर का एक पावर लाइन बिछाया जा रहा है, जी हाँ। और फिर नेपाल के साइड में 18 किलोमीटर का एक पावर ग्रिड बिछाया जा रहा है। तो भारत के पावर ग्रिड से इस पावर ग्रिड को कनेक्ट किया जाएगा। हालांकि MCC US गवर्नमेंट की ग्रांट है, नेपाल की सरकार ने भी कुछ $180 मिलियन लगाया है, मतलब ये पक्का है ये डील। और अब ये ध्यान से सुनिए, जब इस साल भारत के अंदर AI इम्पैक्ट समिट हुआ था, उस समिट के अंदर नेपाल की एक डेलीगेशन आई थी और उन्होंने पैक्स सिलिका से रिलेटेड एक एग्रीमेंट साइन किया, जहां पे अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया मिलके नेपाल के अंदर यूरेनियम की माइनिंग करेंगे। और $500 मिलियन जो इन्वेस्ट हो रहा है अमेरिका के द्वारा, उसके अंदर जो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप होगा उसमें भारत की एक प्राइवेट कंपनी उसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ पे ऑफिशियली इंडो US कोई अलायंस नहीं है, लेकिन जो 500 मिलियन का एक पाई है, एक अंश जो है, वो एक इंडियन प्राइवेट कंपनी को मिल रहा है, जो वहां पे मिलके पावर ग्रिड्स एस्टैब्लिश करेंगे और AI डेटा सेंटर्स वहां पे एस्टैब्लिश किए जाएंगे नेपाल के अंदर। और अब ये जो चाइना के अंदर ये जो फॉरेन मिनिस्टर जा रहा है, माना जा रहा है कि काठमांडू पोस्ट में लिखा हुआ है कि चाइनीज ऑफिशियल्स अब ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि US को इस रीजन के अंदर क्यों लाया जा रहा है चाइना नेपाल के द्वारा। और नेपाल के एयरपोर्ट के को लेके जो करप्शन स्कैंडल हुआ था, जिसके वजह से चाइना का काम रुक गया था, उसको लेके भी बहुत नाराज है चाइना। तो देखिए, इस समय चाइना से ज्यादा नेपाल जो है वो US के साइड में ज्यादा नजर आ रहा है यहाँ पे। इस पे हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस बात पे लाइक का बटन दबा दीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। देखिए, थोड़ा पाकिस्तान पे आते हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने अब 12 दिन का एक कैंपेन, जो हम इस चैनल में हर रोज ट्रैक कर रहे थे, मैंने आपको पहले ही वीडियोस भी हमने देखा था कि कैसे नुश्की के पास और जो हाईवे है, क्वेटा का जो हाईवे है बलोचिस्तान तक, वहां पे कैसे कार्गो शिप्स के ऊपर हमले किए जा रहे थे बलोच लिबरेशन आर्मी के द्वारा। आज उस चीज का ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज कर दिया बलोच लिबरेशन आर्मी ने। 11 ऑपरेशंस किए हैं 12 दिन में। उन्होंने 36 व्हीकल्स को डिस्ट्रॉय किया है बलोच लिबरेशन आर्मी। 36। 2 ब्रिजेस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिट किया है उन्होंने। और इतना ही नहीं, उन्होंने टोल्स वगैरह कलेक्ट किए हैं क्वेटा तफ्तान हाईवे के अंदर, और उन्होंने चमलांग कोहलू रोड के अंदर भी उन्होंने काफी सारे रोड ब्लॉक्स लगाए थे। इनफैक्ट पाकिस्तान स्टेट ऑयल के व्हीकल पे भी उन्होंने हमले किए। और उन्होंने रेयर अर्थ मिनरल्स जो चाइना जा रहे थे उसको भी इंटरसेप्ट किया और उन पे भी हमले किए। सैंदा माइनिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी उन्होंने हमले किए। ये खुलेआम डिक्लेयर कर दिया है, ये कोई चोरी छुपाए करने वाली का बात नहीं है बलोच लिबरेशन आर्मी। तो आसिम मुनीर बहुत बुरी तरीके से फंस चुका है। एक तरफ POK में प्रोटेस्ट्स भयंकर और यहाँ पे बलोच लिबरेशन आर्मी की ठोकाई। और आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी ने ब्लॉकेड शुरू कर दिया है। जी हाँ, खाने पीने का सामान बंद किया जा रहा है। सो कॉल्ड आजाद कश्मीर जो वो बोलते हैं, आप सोचे इतनी बुरी हालत, अपने ही सो कॉल्ड देश बोलता है ना पाकिस्तान कश्मीर को, ऐसा बिहेव किया जा रहा है उनके साथ। यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिया गया है दहांगली एंट्री पॉइंट मीरपुर के पास। अब आप देखिए, जो भी सब्जी है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स और जो मीट है, उन सब को यहाँ पे अंदर आने से रोका जा रहा है पाकिस्तानी, जाहिल पाकिस्तानी। ये है पाकिस्तान की आर्मी। पाकिस्तान जो है वो हमेशा जाहिल पाकिस्तानी बोलते हैं कि भारत ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है ना। एक बार भारत के साइड पे अगर आप देखेंगे, आपको पता चलेगा यहाँ पे जो लग्जरी में जी रहे हैं कश्मीरी, और
यहाँ पे आप देखिए पाकिस्तान की सरकार क्या कर रही है, खाने पीने का सामान बंद कर रही है प्रोटेस्ट को रोकने के लिए। और आज भी घरों के अंदर रेड मार रही है पाकिस्तान आर्मी और पंजाब पुलिस, औरतों के साथ मिसबिहेव कर रही है। बाकी कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, पुलिस को भगा भगा के मारा जा रहा है, वापस मैं रिपीट नहीं करूंगा। और आज तो बहुत ज्यादा भड़क गए पाकिस्तानी, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने आज ट्विटर पे एक पोस्ट लिखी जहां पे उसने लिखा कि गद्दार हैं कश्मीरी, उसने ये सारी चीजें लिखी जो भड़क गए कश्मीर वाले जो लोग हैं। और इनफैक्ट पीटीआई के जो बाहर पंजाब के अंदर भी लोग भड़क गए कि इसने ऐसी क्या बात लिख दी। फिर इसने कुरान के कुछ वर्सेस कोट किए। जी हाँ, उसने सूरा अल मैदा वर्स 33 कोट किया, जहां पे उसने ये लिखा कि हर कोई जो अल्लाह और उसके मैसेंजर के खिलाफ वॉर शुरू करेगा उनको मार दिया जाएगा और उनको क्रूसीफाई कर दिया जाएगा, उनके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, ऐसा कुछ उसने लिखा। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत लोग भड़क गए। जी हाँ, रिलीजियस लीडर भी भड़क गए। उनका पॉइंट ये है कि ख्वाजा आसिफ कुरान को क्यों कोट कर रहा है, ये तो पाकिस्तान की आर्मी का क्रैकडाउन है ना। तो अब आपस में लड़ रहे हैं पाकिस्तानी, वो बोल रहे हैं कि भाई आप कुरान का नाम क्यों ले रहे हो बॉस, आपको अगर जुल्म करना है अपने लोगों के ऊपर, आप कर ही रहे हो, तो कम से कम कुरान को तो बीच में मत लाओ ना कि आप कोई बहुत बड़ा कोई अल्लाह का काम कर रहे हो यहाँ पे। तो ये पॉइंट के ऊपर वहां पे बहुत ज्यादा आग लग चुकी है पाकिस्तान के अंदर। देखिए ये जो बंदा है ना, ये बुड़बक है, कुछ भी बोलता है, लेकिन अच्छी बात है, ये भारत के लिए अच्छी बात है। चलो जी, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब समय है कॉमेडी टाइम का। और कॉमेडी माने पाकिस्तान। तो भाई आज कौन सा क्लिप है? आज ये पाकिस्तान के दो नमूने बात कर रहे हैं, अब ये क्या बोल रहे हैं आप सुन लीजिए। इंडिया को ना जवाब डैम बनाने दो, उनको जो रिजर्वायर्स हैं उनको बनाने दो, उनको अपना सारा जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स है वहां पे लगाने दो। इट इज अ मैटर ऑफ सेकंड्स फॉर पाकिस्तान कि उसने जब अपना 5, 10, 15, 20 बिलियन डॉलर वहां पे लगा लेगा, रिजर्वायर्स बना लेगा, डैम्स बना लेगा, और जैसे ही वो स्टार्ट करने लगेगा हम वहां पे एक मिसाइल बना के सारी चीजें उड़ा देंगे। सो इट्स अ गेम ऑफ 60 सेकंड्स फॉर अस, और वो जो है 60 बिलियन लगाएगा और हम 60 सेकंड में उसको तबाह कर देंगे। सो दैट्स नॉट अ वरी फॉर पाकिस्तान। एक और बार सुनते, कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस लाइफ में चाहिए। से ही वो स्टार्ट करने लगेगा हम वहां पे एक मिसाइल बना के सारी चीजें उड़ा देंगे। सो इट्स अ गेम ऑफ 60 सेकंड्स फॉर अस, और वो जो है 60 बिलियन लगाएगा और हम 60 सेकंड में उसको तबाह कर देंगे। सो दैट्स नॉट अ वरी फॉर पाकिस्तान। दैट्स नॉट अ वरी फॉर पाकिस्तान, 60 सेकंड्स में कर लेंगे। ये है आपका जाहिल पाकिस्तान। तो इन लोगों को लग रहा है कि ये चीजें हमने फैक्टर इन नहीं किए है। देखिए जमात के लीडर, जमात का चीफ जो है उसकी फट गई। जी हाँ, बांग्लादेश के अंदर कंगलों का। अब आप बोलोगे क्यों फट गई भाई उसकी? अब दरअसल बात यह है कि हमारे जो दिनेश त्रिवेदी जी हैं, जिन्होंने अभी अभी चार्ज लिया है अपना ऑफिस का बांग्लादेश के अंदर, उन्होंने अपने पहले दिन में एक भाषण दिया। उस भाषण में एक छोटी सी बात कह दी उन्होंने जो सुन के कंगलों की फट गई। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी दिखाता है कि ये जो जाहिल कंगलू हैं ये कितने फट्टू हैं एक नंबर के। इन्होंने एक बात कही कि भारत की 1.4 बिलियन आबादी है, बांग्लादेश का 200 मिलियन के आसपास है, तो अगर दोनों एक हो जाएं तो कितना बड़ा अचीवमेंट, ग्रोथ हम कर सकते हैं इस रीजन के अंदर। बस ऐसा एक जेनेरिक सा स्टेटमेंट दिया, और उसको सुनने के बाद ये जमात का चीफ भड़क गया। आप कहना क्या चाहते हो? हम दोनों एक हो जाए? क्या आप बांग्लादेश के ऊपर कब्जा करने की बात कर रहे हो? हम बांग्लादेश के ऊपर कब्जा नहीं होने देंगे करके बुढ़ा जो है जमात का जो लीडर है, तो ये भड़क गया। और आज उसको भी मुद्दा बना के मंच पे बैठ के, इनको तो बस कुछ काम धंधा तो है नहीं, दिन भर यही बातें करते रहते हैं, तो मंच पे बैठ के उसने बोला कि नहीं हम ये होने नहीं देंगे, हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए इंडियन हाई कमिश्नर के लिए, वो कहना क्या चाहता है। अरे भाई जमात के लीडर, हमें आप जाहिल लोग हमारे देश के अंदर चाहिए भी नहीं, ठीक है? हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है आप लोगों को हमारे देश के अंदर लाने के लिए और एकजुट करने के लिए। तो अपना जो दो टके का दिमाग और 2 टके की जो जिंदगी है अपने पास रखो, और अपना जो दिमाग है जो घुटनों पे है कंगलुओं का, उसका इस्तेमाल मत करो। देखिए मैं आपको याद दिला दूं, इस चैनल में आई थिंक कल हमने डिस्कस किया था शायद, लेकिन जस्ट कवर कर लेता हूं। बांग्लादेश के ढाका के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहां पे राम जी की फोटो के ऊपर बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे जो जाहिल जिहादी हैं बांग्लादेश के अंदर, वो लोग रिलीजियस हेट्रेड फैला रहे हैं वहां पे। अब 19 तारीख को मार्च करने का प्लान है। सनातन कॉम्प्लेक्स के अंदर जो नई मूर्तियां बन रही हैं राम जी की, शिव जी की, उनको तोड़ने का प्लान है इन लोगों का 19 जून को। और कल रात को जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, हिंदू स्टूडेंट्स हैं, वो सड़कों पे आ गए। उन्होंने जो बांग्लादेश की सरकार ने अब जो मूर्ति
के ऊपर एक टेम्पररी बैन जो लगा दिया है, और जो 3 मंदिरों पे हमला हुआ बोगुरा के अंदर, उसको अपोज करने के लिए ये स्टूडेंट्स जो हैं जगन्नाथ यूनिवर्सिटी के, वो सड़कों पे आ गए इस समय। तो ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन चल रहा है। मैं मीडिया में देख रहा हूँ कोई बात नहीं कर रहा है। ये जो ब्लूमबर्ग, रॉयटर्स, इंटरनेशनल मीडिया जो बात बात पे छोटे से छोटे इंसिडेंट भारत के अंदर होता है, कोई एक छोटा कोई गांव के अंदर कोई अगर छोटी सी बात हो जाती है, बड़ा सा इशू बना देते हैं। यहाँ पे इतने मास स्केल में बांग्लादेश में चीजें हो रहा है, कोई ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, कोई वेस्टर्न मीडिया कोई बात नहीं कर रहा है इसके बारे में। वेस्टर्न तो छोड़ दीजिए, हमारा मीडिया नहीं कर रहा है। मैंने आज भारत के न्यूज चैनल्स में देखा, कुछ चैनल्स दिखे मुझे, पर मैं बोलूंगा 80% चैनल्स इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं भारत के अंदर भी। और हम लोग नेबरहुड की बात करते हैं, तो खैर अभी क्या बोले, हम तो करेंगे इस चैनल में ट्रैक इस चीज को। और देखिए, ये जो सनातन कॉम्प्लेक्स को जो तोड़ने की कोशिश चल रही है, ये रंगपुर में है, ठीक है। और रंगपुर किसी दिन अगर हमने लिया तो हमारा चिकन स्नैक भी वार्डन हो जाएगा। तो आई थिंक उस एंगल से देखा जाए तो एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है सरकार की तरफ से। हेमंत बिश्व शर्मा जी ने भी आज कहा कि ये जो असम अकॉर्ड जो है, उस टाइम पे अगर फेंसिंग का काम हो जाता जब साइन हुआ था, तब आज ये हालत ना होता, डेमोग्राफी चेंज ना होता। देखिए, एक जो खबर कल हमने डिस्कस किया था कि शाहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप के जूते चाट चाट के उस टाइम पे उसने कह दिया था कि अमेरिका और ईरान मिलके एक डील साइन करेंगे। आज यूएस की मीडिया में भी ये खबर है कि इलेक्ट्रॉनिकली साइन होगा, मतलब ये फिजिकली नहीं होगा, कोई जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा आज के दिन, संडे, मतलब ये वीडियो के रिकॉर्डिंग के टाइम पे। और एक एमओयू साइन होगा, और शाहबाज शरीफ ये जो इजिप्ट, तुर्की और कतर के फॉरेन मिनिस्टर के साथ उसने बात किया, और फिर उसने बोला कि जी ये डील साइन हो जाएगा। ट्रंप ने भी बोला जी अब तो डील बस हो ही गया साइन। उतने में इजराइल ने कर दिया कांड, नेतन्याहू ने बेरूट के सिटी सेंटर पर हमला कर दिया हिजबुल्लाह के ऊपर, और खतरनाक हमला किया यहाँ पे। और जैसे ही ये हमला हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में डाल दिया कि आज सुबह बेरूट के अंदर जो हमला हुआ वो होना नहीं चाहिए था, वो भी आज के दिन जब इतना हम महान एग्रीमेंट साइन कर रहे थे, पीस डील कर रहे थे, और आज ही के दिन नेतन्याहू ने काम कर दिया, बहुत गलत कर दिया। और लेकिन इजराइल को अब अपनी खुद की रक्षा करने का भी हक है। लेकिन ये जो हमला है ये बहुत ज्यादा डिसप्रोपोर्शनेट है, क्योंकि इजराइल के ऊपर हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट्स दागे थे वो तो बहुत छोटा था, कोई हर्ट भी नहीं हुआ, और लेकिन इजराइल ने इतना बड़ा रिस्पॉन्स दे दिया और मेरा पीस डील को डिरेल कर दिया। वरना तो आज मैं साइन करने ही वाला था, लेकिन वो क्या है, नेतन्याहू ने बॉम्ब कर दिया ना, इसके लिए मैं साइन नहीं कर पाया, वरना तो मैं करने वाला था। ठीक है, हम इतना नजदीक थे डील के लिए, लेकिन देखो जी इजराइल ने क्या कर दिया यहाँ पे। अब कोई अटैक नहीं होना चाहिए लेबनान के ऊपर, और कोई और अटैक नहीं होना चाहिए, एक शांति और अमन होना चाहिए, ऐसा करके ट्रंप ने एक ट्रूथ सोशल में अपना पोस्ट डाल दिया। देखिए, बात यह है, मैंने आपको कल ही बता दिया था ये पूरा फेक है, ठीक है। और आज ईरान ने भी बोल दिया कि अब नेगोशिएशन कुछ नहीं होगा, और उन्होंने, ईरानियों ने वही बोला जो मैंने आपको कल बताया था कि अमेरिकन जो है वो गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। ये बहुत ही आउटडेटेड है। मतलब ये गुड कॉप बैड कॉप क्या होता है, मैं आपको याद दिला दूं कि मतलब दो लोग हैं, नेतन्याहू, ट्रंप। तो यहां से नेतन्याहू हमला करेगा, ट्रंप बोलेगा अरे यार हम लोग तो पीस डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो नेतन्याहू की वजह से नहीं कर पाए। और ये जो चीज है, फ्राइडे के दिन होप दिखाया जाता है, और मंडे को जब स्टॉक मार्केट ओपन होता है तब तक होप रखा जाता है, फिर उसके बाद में पीस टॉक डीरेल हो जाता है। ये ट्रेंड रहा है पिछले 2 महीने का, और इस बार भी कुछ वैसा ही नहीं हुआ एग्जैक्टली, लेकिन बट ऐसा ही कुछ हुआ। और अब वॉर कंटिन्यू हो जाएगा क्योंकि लेबनान पे हमला हो चुका है, तो कोई पीस डील वगैरह कुछ नहीं होगा। शाहबाज शरीफ और ये पाकिस्तानी जो चाटुकार है आसिम मुनीर, ये लोग सब जो हैं, ये लोग सब जो टाइम पास कर रहे थे वो एक्सपोज हो गया आज, ठीक है। कोई पीस डील वगैरह नहीं हो रहा है यहाँ पे। और पिछले महीने के कंपैरिजन में भारत ने अब 36% ज्यादा रशियन ऑयल खरीद लिया है। जी हाँ, हमने मई के महीने में, अप्रैल में हमने जितना रशिया से तेल खरीदा था उससे 36% ज्यादा खरीद लिया है। तो कोई भी अगर आपको ये बोलेगा कि नहीं हम रशियन ऑयल बंद कर रहे हैं, नहीं, वैसा नहीं है। और ये जो इंफॉर्मेशन है, ये एक वेस्टर्न थिंक टैंक ने बोला है 40% भारत का तेल रशिया से आया है। लेकिन एक कंसर्निंग चीज जो हम इस चैनल में रोज ट्रैक करते हैं, यूक्रेन ने वापस एक ऑयल फैसिलिटी पे हमला किया रशिया के अंदर, यारोस्लाव रीजन के अंदर एक रशिया के एक केमिकल प्लांट पे भी हमला किया, और एक ऑयल फैसिलिटी के ऊपर भी। और मैं आपको याद दिला दूं, पुतिन ने इस हफ्ते बोल दिया था कि जो रशिया के ऑयल फील्ड्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, रिफाइनरीज के ऊपर हमले हो रहे हैं, और इससे रशिया की इकोनॉमी को भी धक्का पहुंचा है। ऑयल के लिए लाइनें लगी हैं रशिया के अंदर, पहली बार डीजल और पेट्रोल के लिए लाइनें लगी हैं रशिया के अंदर। तो इन हालातों के अंदर हमारा इस समय 40% तेल अगर रशिया से आ रहा है पिछले महीने, तो यहाँ पे ये भी एक कंसर्निंग डेवलपमेंट है भारत के
लिए कि आगे जाके रशियन ऑयल के ऊपर क्या यहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हो सकता है सप्लाई चेन को। और इस टाइम पे अमेरिका से भी हमारे इंपोर्ट्स बढ़ चुके हैं रशियन ऑयल के। और देखिए आज इंडियन आर्मी ने जो ब्रिटिश के ज़माने के जो कॉस्ट्यूम्स थे उनको रिप्लेस करने का निर्णय ले लिया है। जो बंदी जैकेट्स जो हैं और जो भी कॉलोनियल सिंबल्स हैं, तलवार वगैरह, वो सारी चीज़ों को हटाया जा रहा है, रॉयल नाम के शब्द को हटाया जा रहा है। तो इनफैक्ट इंडियन आर्मी नहीं, इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तीनों फोर्सेस में रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। और दूसरा बांग्लादेश को लेके एक और खबर भी था जो मुझे डिस्कस करना था आप लोगों के साथ कि देखिए अब क्या है, बांग्लादेश का एक डेलीगेशन चाइना के अंदर है। वो लोग हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट्स ले रहे हैं चाइना से, कनेक्टिविटी का भी ले रहे हैं, एनर्जी का भी ले रहे हैं। अब बात यह है कि इस समय बांग्लादेशी भारत से डीजल मांग रहे हैं क्योंकि वहां पे शॉर्टेज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत का इस्तेमाल किया जा रहा है जब तक वो चाइना से पूरी तरीके से उस तरफ से इंटीग्रेट नहीं हो जाते। जिस दिन उनको ऐसा लगेगा कि उनको वहां से सफिशिएंट इंटीग्रेशन मिल जाता है चाइना से, उस दिन वो भारत के खिलाफ और ज्यादा हॉस्टाइल एक्टिविटी करेंगे। तो इस चीज को भी सरकार को यहाँ ध्यान में रखने की जरूरत है। और एक बहुत ही चौंका देने वाली खबर सामने आई है। तुलसी गब्बार्ड, ठीक है, जो यूएस की इंटेलिजेंस चीफ रह चुकी हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज किया जहां अमेरिका के 120 बायोलैब्स 30 देशों में है। जी हाँ, 30 देश। देखिए ये कोई प्रोपागेंडा या कोई मीडिया का रिपोर्ट नहीं है। तुलसी गब्बार्ड इंटेलिजेंस चीफ जो रह चुकी हैं वो ये रिपोर्ट रिलीज कर रही है। और यूक्रेन के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन ने डे 1 से कहा था वो सच निकला। अमेरिका की खुद की सरकार एक्सेप्ट कर रही है कि गेन ऑफ फंक्शन के रिसर्च हो रहे थे यूक्रेन के लैब के अंदर। तो पुतिन जो कह रहा था वो सच कह रहा था और इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कोविड-19 में कहीं ना कहीं अमेरिका और चाइना के साथ साथ अमेरिका का भी यहाँ पे हाथ था। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई प्रोपेगेंडा नहीं है, ये यूएस की इंटेलिजेंस चीफ बोल रही है। लेकिन चौंका देने वाली बात है कि इनकी फंडिंग बंद की जा रही है लेकिन इनको चालू रखा जा रहा है। जी हाँ, इनको बंद नहीं किया जा रहा है। अब ये बायोलैब्स के अंदर कौन से वायरसेस के रिसर्च हो रही है, कौन से पैथोजेंस के रिसर्च हो रहे हैं, यूक्रेन के अंदर ये सारी चीजें हो रही थी। और एक और दुर्भाग्यपूर्ण बात है ये है कि कमेंट्स के अंदर आप देखिए बहुत सारे जो कमेंटेटर्स हैं, अमेरिकन हैं, लेफ्ट विंग वाले लोग हैं या कोई भी हो, राइट विंग, लेफ्ट विंग, कोई भी हो, यूक्रेनी है, वो सब भड़क गए। जी हाँ, उनको तो दुख होना चाहिए था ना कि अमेरिका ये सारी चीजें कर रहा है यूक्रेन की जमीन पे। नहीं, वो नाराज हो गए। वो मैप के अंदर फॉल्ट्स निकाल रहे हैं कि यार ये मैप के अंदर कीव का लोकेशन यहाँ नहीं, यहाँ है, थोड़ा कुछ गलती हो गया। लेकिन वो ये नहीं देख रहे हैं कि अमेरिका की बाकायदा सरकार बोल रही है हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स लैब्स के अंदर पैसे डाले हैं और ये कोई फेक न्यूज नहीं है, ये बाकायदा गवर्नमेंट बोल रहा है ये बात। उसको भी अमेरिकन मागा वाले एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इसका मतलब ये गोरे लोग दोगले हैं दोस्तों, ये गोरे लोग दोगले हैं। ये कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं। जो उनको उनके मन के अंदर उनका जो बेनिफिट होता है वही करते हैं और एक सच्चाई का ढोंग लेके घूमते हैं, डेमोक्रेसी का ढोंग लेके घूमते हैं। वो कुछ ही साल पहले ट्विटर के अंदर जो लोग पोस्ट करते थे बायोलैब्स के, यूएस के बायोलैब्स यूक्रेन के अंदर है, उनको बैन कर लिया जाता था ट्विटर से। और आज ये चीज सामने आता है। तो आगे हम इन चीजों को बहुत ही डिटेल में डेली बेसिस पे ट्रैक करेंगे। इसके लिए सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और अपडेटेड रहिए। दोस्तों, आपके लाइक के बटन दबाने से ये वीडियो का रीच बढ़ेगा और इस चैनल को सपोर्ट हो जाएगा। बहुत मेहनत लगता है सारा इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, इसके लिए आपका एक लाइक का बटन दबाना तो बनता है। और कमेंट में आप लिख के बताइए कि आपको ये क्या लग रहा है। आज का मेरा प्रश्न ये है आप लोगों को कि ये जो आरएसएस अचानक ये पाकिस्तान से बात करने वाली बातें क्यों कर रहा है, क्या इसमें कोई प्लान्ड चीज है या ये एक रैंडम चीज है? आपको क्या लगता है, लिख के बताइए। और दोस्तों, क्यूआर कोड में आप सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को। ये चैनल आप ही के सपोर्ट से चलता है, वरना ये चैनल नहीं चलेगा। और सुपर स्टिकर खरीद के भी आप इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं तुरंत अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियोपॉलिटिक्स। जय हिंद, भारत माता की जय।